वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, मेरा नाम है डिम्पल कटारिया और हम यहाँ पे गणित मंजरी की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पे चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ये आज हमारी 4th नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम 1.1, 1.2 डिस्कस कर चुके हैं और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और बच्चों, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो, ठीक है, ताकि उनको जो भी यहाँ से कुछ देखना हो वो देख सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एम एंड टी पॉइंट्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल पे हमारे पास कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं एस के, एम के और टी के, ठीक है। इन ईच केस state whether m is the midpoint of segment st, justify your answers। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 कंडीशन दी है, 1 2 3 4, और हमें इन चारों कंडीशंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और फिर ये बताना है कि यहाँ पे m जो पॉइंट है, ठीक है, m पॉइंट की बात कर रहे हैं, m जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है या नहीं st लाइन सेगमेंट का। st एक रेखाखंड है, ठीक है, एस और टी को मिला देना है, एस टी रेखाखंड है, और फिर ये चेक करना है कि एम पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट यानी कि एक रेखाखंड है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स है। हम एक काम कर लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, बी। तो ये जो बीच में जो पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि ये इसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो इसके निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों, ए के हम निर्देशांक यहाँ पे x1 y1 मान लेते हैं और ये बी के निर्देशांक x2 y2। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, x1 प्लस x2, x1 वाले निर्देशांकों को, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे इस मिड पॉइंट x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे y1 और y2 दोनों को प्लस कर देंगे और उसके बाद 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर आपको मध्य बिंदु चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, तो साइड के दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन दोनों को प्लस करो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास s के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, -30 है, ठीक है, और t के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 30। तो बेटा हम ना यहाँ पे सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिड पॉइंट लेना है, चेक करना है कि m जो है वही मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो m के मिड पॉइंट होने के लिए हमारा डायग्राम जो है वो इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए, इस टाइप से हमारा डायग्राम होना चाहिए कि s और t साइड में और m बीच में। तो s के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x1 हमारे पास क्या है, -3, ठीक है, और यहाँ पे x2 क्या है, 3। हम ना s वाले निर्देशांकों को x1 y1 और इन दोनों t वाले निर्देशांकों को x2 y2 मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे x निकालो, m के निर्देशांक, उसके लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो -3 + 3/2 यानी कि 0, और 0/2 भी क्या होता है, 0। तो बच्चों हमें यहाँ से x की वैल्यू 0 मिल गई है। ऐसे ही अब हम यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा y के लिए यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, मतलब y1 भी 0 है और y2 भी 0 है। तो दोनों को प्लस किया, 0 ही मिलेगा, और 0/2 हमारे पास क्या हो गया, 0। तो y की वैल्यू भी क्या मिल गई है, 0। तो आपके पास m जो पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या आने चाहिए, मिड पॉइंट अगर है तो 0 0, x और y दोनों 0 0। अब चेक करो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हम यहाँ देखते हैं m हमारे पास क्या है, 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ s एंड t, यानी कि s और t का ये जो मिड पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लेते हैं सेकंड पार्ट के क्वेश्चन के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे s m और t के कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो अलग अलग हो गए हैं बेटा, ठीक है। तो सेकंड टाइम में हमारे पास यहाँ पे s के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और t के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 4 5, ठीक है। और m हमारे पास क्या आना चाहिए, बीच में 3 और 4 आना चाहिए। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। देखो इसके लिए x1 क्या है, 2, और यहाँ पे इसके लिए x1 क्या है, 4। अगर आप 2 और 4 को जोड़ोगे और फिर डिवाइड करोगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/2, और वो हमारे पास क्या आएगा, 3, ठीक है। ये चेक करो, यहाँ पे 3 है ना,
बिल्कुल ठीक है। एक्स का तो मसला क्लियर हो गया। अब हम वाई की बात करते हैं। वाई के लिए यहाँ पे y1 क्या है 3 और y2 हमारे पास क्या है 5, यानी कि हम दोनों को प्लस करके देखें तो 3 और प्लस कर दिया मैंने 5 को और अपॉन में हो गया 2, तो कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। 8/2 यानी कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे बता दिया 2 + 4/2 6/2 यानी कि 3 हो गया, और यहाँ पे 3 और 5 को ऐड कर दिया 8/2 और ये हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए 3 4। अब आप अपना एम पॉइंट देखो, एम भी जी 3 4 ही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी यहाँ पे क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे यस। ठीक है, और रीजन क्या है, रीजन में आप ये सॉल्यूशन आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एस है हमारे पास 0 0, ठीक है, और आपके पास टी क्या है 0 - 10। ये देख लो बेटा, एस तो 0 0 है और ये हमारे पास है 0 और -10, और हमारे पास मिड पॉइंट क्या आना चाहिए 0 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। ये देख लीजिए, आप एस के निर्देशांकों को x1 y1 मान लीजिए और टी के निर्देशांकों को आप x2 y2 मान लीजिए, और m हमारे पास क्या हो जाएगा 0 5। तो हमने यहाँ पे ये 0 और ये 0 ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो 0/2 यानी कि 0 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही y के लिए ले लेते हैं। y के लिए यहाँ पे y1 है 0 और y2 हमारे पास क्या है -10, दोनों को प्लस किया 0 + -10 तो 0 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर -10/2 यानी कि -5 आ गया। अब बच्चों देखो, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ये तो चल रहा है काम, लेकिन हम यहाँ देखिए y के निर्देशांक हमारे पास क्या आया है -5 आया है। ठीक है ना, -5 आया है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे +5, तो -5 और +5 तो इक्वल होते ही नहीं है ना। तो जब ये दोनों इक्वल ही नहीं होते हैं, इसका मतलब y के निर्देशांक m के y के समान नहीं है। मतलब m का जो y है ना, ये रीजन है एक तरीके से आपका कि यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो m वाला जो है पॉइंट उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है, और इसलिए m जो है s और t का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु नहीं है। क्लियर हो गया, वेरी नाइस। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं बेटा। तो फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास सेम हमें बिल्कुल वैसे ही लेके चलना है जैसे हम इसको ले रहे थे। फोर्थ पार्ट देख लीजिए, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, ये s है -8 7 और यहाँ पे m है 0 -2। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैंने 3 इक्वेशन आपको एक जैसे करा दिए हैं, आप इस फोर्थ पार्ट को आप अपने आप करें, ठीक है, और फिर यहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर ले कि आपने ये सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, इतना भी ज़रूर बनता है आपके लिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंसेप्ट तो बच्चों आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या है कि जब m जो है s और t का मध्य बिंदु होता है तो m के निर्देशांक यानी कि x y और उनका मान क्या होता है x1 + x2/2 और ऐसे ही y1 + y2/2। ठीक है, और यहाँ पे x1 y1 हमने s के निर्देशांकों को माना है और x2 y2 हमने t के कोऑर्डिनेट्स को माना है। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ ये पॉइंट, वेरी नाइस। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश में मेंशन कर रही हूँ, सेम टू सेम यहाँ पे आपको हिंदी में भी मेंशन किया हुआ है, तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नोट कर लेना। तो पार्ट यहाँ पे रह गया था कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जब m s t का मध्य बिंदु होता है यानी कि मिडिल पॉइंट जब होता है, तो क्या आप m s और t के निर्देशांकों के बीच में संबंध बता सकते हो। तो ये वही संबंध है जिसमें हम ये क्लियर कर रहे हैं कि x हमारे पास क्या होता है x1 + x2/2 होता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास y क्या होता है y1 + y2/2, जैसे कि अभी लास्ट में मेंशन किया था सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कंसेप्ट यूज किया था सेम हमें यहाँ पे यूज करना है, और फिर हमें यहाँ पे b बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, कि b बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे और वो भी कब, जब m जो है वो a और b का मध्य बिंदु है, a और b का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे आपके पास इस तरह से हमारे पास एक तो है a पॉइंट और दूसरा है b, और m जो है वो हमारे पास मिडिल में आना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह। आपको a के निर्देशांक दिए हुए हैं कितने 3 और -4,
बी के निर्देशांक आपको एक्स वाई ज्ञात करने हैं अब की बार, ठीक है। और अब की बार देखो बेटा मिड पॉइंट आपको दे दिया है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है, ये रहा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ पे बेटा x जो है वो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -7, ये रखा। x1 की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, वो 3 लिया। x2 की जगह हमारे पास है x लिया। सो -7 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 2 बना। यहाँ से 2 इधर चला जाएगा 7 के पास, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो -14 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, लाइक हमने ऐसे लिख लिया 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -14, ओके। और फिर उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 3 को ट्रांसफर कर दिया, -14 -3 हो जाएगा -17। अब जैसे हमने x के लिए कैलकुलेट किया, सेम हम y के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो मिड पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और जब ये 1 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे y1 क्या है 4 और y2 क्या है y, तो -4 प्लस y अपॉन 2, ठीक है बेटा। ये रहा 1 इज इक्वल टू -4 प्लस वाई अपॉन 2, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के इक्वल। और फिर उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, 2 प्लस 4 यानी कि ये हो गया 6, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, -17, और y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 6 आ गई है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, -17 एंड 6। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। ये मैं एक बार इरेज कर देती हूँ ये सारे पॉइंट्स, ताकि आप इस समझ सकें, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो तो चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट ज़रूर करना, क्यों, क्योंकि मैं यार थोड़ी बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ के मोटिवेट हो रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है उनको, मतलब एटलीस्ट ये तो लग रहा है ना मुझे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ किसी के काम आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो वाली बात है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉन्सेप्ट है कि अब की बार ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन का एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। ये एक रेखाखंड हो गया ए बी। ट्राई सेक्शन करना है, मतलब इसके 3 पार्ट्स करने हैं, त्रिविभाजन बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। और इन त्रिविभाजन के बिंदु के कौन कौन से हमारे पास, एक तो है पी पॉइंट और दूसरा है क्यू पॉइंट। अब आपसे ये कह रहे हैं यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, कि भाई अब आपको पता तो चल गया कि मिड पॉइंट कैसे निकालना होता है। अब उस नॉलेज का आपको यूज़ करना है, ठीक है। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है उसको निकालने के ज्ञान का आपको प्रयोग करना है, और प्रयोग करके आपको पी और क्यू इन दोनों की वैल्यूज़ बतानी है, इन दोनों के निर्देशांक बताने हैं क्या क्या होंगे। नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर ए 4 7 एंड बी 16 - 2। अब ये जब आपको ये वाला काम देंगे तो ए और बी के निर्देशांक भी बताएंगे क्या है। तो ए के निर्देशांक दिए हैं 4 7 और बी के निर्देशांक हमें यहाँ पर क्या दे दिए हैं 16 - 2। अब इसके बाद हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। ये लीजिए, अब आप देख लो, यहाँ पे जैसे डायग्राम बनाया बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बना दिया है। ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और पी और क्यू बिंदु है। ए के निर्देशांक हमें 4 7 दिए हुए हैं और बी के निर्देशांक हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16 एंड -2। पी और क्यू यहाँ पे इनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना पी और क्यू के निर्देशांक क्या है x1 y1 और x2 y2। लेट सपोज कि मतलब इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x1 y1 एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम p की बात करते हैं, ओनली p के लिए। अब बेटा p की अगर हम बात करो तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए b को भूल जाओ, सिर्फ फोकस करो a से लेके q तक। अगर आप a से लेके q तक के देख रहे हो तो ये एक लाइन सेगमेंट है, ओके। और अगर ये लाइन सेगमेंट है तो ये जो P है ये क्या है, बिल्कुल बीच में है, मिडिल पॉइंट है। अब P अगर बीच में हुआ तो इसके जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेंगे, ये x1 हो जाएगा 4 और ये x2, या तो x2 ही है तो 4 + x2 / 2 करके।
ऐसे ही y1 कैसे निकलेगा, y1 निकलेगा इसके लिए 7 और ये y2 7 प्लस y2 अपॉन 2 करके। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो p के निर्देशांक हमारी तरफ से तो x1 और y1 है और ये हमने ऐसे निकाले हैं। अब जैसे p निर्देशांक है ऐसे ही q भी है, तो q के बारे में समझते हैं। q के लिए क्या कह रहा है कि अगर q को देखो तो ये p से लेकर b वाली जो लाइन है इसके बिल्कुल बीचों बीच है। इसका मतलब ये हुआ कि ये p और q का b का मिड पॉइंट है। p के निर्देशांक है x1, b के हैं 16, यानी कि x1 प्लस 16 अपॉन 2 करेंगे तो x2 मिल जाएगा। और ऐसे ही y2 किसके बराबर होगा, ये y1 और ये -2 अपॉन 2। अब की बार प्लस करेंगे तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए तो हमें x1 का भी मान मिल रहा है और x2 का भी मान मिल रहा है। लेकिन आप बच्चों ये देखो x1 का जो मान है इसके अंदर x2 आ गया है भाई, 4 प्लस x2 अपॉन 2 ऐसे आ गया, और x2 के मान में x1 आ गया है। तो हमें इस तरह की तो वैल्यूज चाहिए नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, x1 y1 और x2 y2 जो है ना इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x2 y2 इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। जब आप मान रखते हैं तो x1 यहाँ पे क्या है 4 प्लस x2 जो है ना, बस इस x2 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी है x1 प्लस 16 अपॉन में 2। ठीक है, ये यहाँ पे रख दिया। अभी जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये जो 2 है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, ये तो वो हो गया ना एक तरीके से भिन्नों का प्लस करना, फ्रैक्शन सम हो गया। तो 8 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होके, 8 प्लस x1 प्लस 16 अपॉन 2, 2 नीचे आ जाएगा, 16 और 8 प्लस होकर 24 हो गए। तो 24 प्लस x1 अपॉन में 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। x1 यहाँ पे है ही, अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x1 इज इक्वल टू 24 प्लस x1। x1 को यहाँ शिफ्ट कर दो, माइनस हो जाएगा, तो 3x1 इज इक्वल टू 24, तो x1 क्या हो गया 24 अपॉन में 3 यानी कि 8। नाउ इट इज़ क्लियर, हमें x1 मिल चुका है। अब देखो x1 अगर आपको मिल गया है तो x1 की वैल्यू इस में रख दूँ मैं x2 में, तो क्या आएगा देखो 8 प्लस 16, भाई x1 क्या है मेरे पास 8, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 16, 8 प्लस 16 बटे में 2 करेंगे 24 बटा 2, और 24 बटे 2 मेरे पास यहाँ पे किसके इक्वल निकल के आएगा 12 के। x2 निकल गया ना, x1 भी निकल गया और x2 भी निकल गया। ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे x1 कैलकुलेट किया है ना, ऐसे ही अब एक काम करते हैं, हम y1 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि y2 के भी मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो y2 क्या है y1 माइनस 2 अपॉन 2, ये हमने ये मान उठाकर यहाँ y1 में रख दिया। तो 7 प्लस y2 अपॉन में, पहले इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व क्या किया है बेटा, बस कुछ नहीं, बस 2 को y1 से मल्टीप्लाई करके पहले ही भेज दिया। तो 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 हो गया। अब 7 प्लस y2 की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, वैल्यू पुट हो गई है तो इसके अपॉन में 1 मान लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो हमारे पास ये था 2y1 बराबर था हमारे पास 7 प्लस y1 माइनस 2 अपॉन में 2। आप बेटा यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आप देख लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर लेना। 2 को 7 से मैं यहाँ पे करूँगी तो ये 2 7 जा क्या हो जाता है 14 हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास बचेगा y1 माइनस में 2 और अपॉन में ये हमारे पास क्या हो गया 2। अब ये हमारे पास यहाँ था 2y1, नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास क्या होगा कि ये 2 इस 2y1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो हमारे पास 2 इंटू 2 हमारे पास बचेगा 4y1, और इज इक्वल टू आप यहाँ पे 14 में से 2 घटाएंगे तो बेटा हमारे पास हो जाएगा 12, प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा y1। ठीक है, y1 आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 4y1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, y1 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेंगे 12। 4 माइनस 1 हमारे पास होगा 3y1, और 3y1 बेटा हमारे पास हो जाएगा 12। तो आपके पास नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 हमारे पास हो जाएगी 12 अपॉन में 3। ठीक है, y1 हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 12 अपॉन में 3, और 12 अपॉन में जब 3 होगी तो हमारे पास y1 की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है बेटा, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ।
अब हमारे पास x1 तो हमारे पास कितना आ चुका है, 8 आ चुका है, और y1 हमारे पास कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, x2 एंड y2। तो चलिए अब हम x2 और y2 कैलकुलेट करते हैं। तो x2 हमारे पास क्या है, x2 के लिए हमने फॉर्मूला लिया था यहाँ पे x1 प्लस 16 अपॉन में क्या था, 2 था। ठीक है, x1 हमारे पास कितना आया था, हमने कैलकुलेट किया था 8 आया था। तो ये हो गया 8 प्लस में 16 अपॉन में 2। 8 प्लस 16 हमारे पास हो जाएगा 24, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास मिल गई है। q के लिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 12 हो गया। अब भाई p के लिए क्या क्या निकल कर आया था, x1 तो 8 आया था। ठीक है, और आपके पास जैसे ये 8 आया था, y1 क्या आया था, 4। अब ये 12 आ चुका है, तो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है y2। तो y2 क्या होगा, y2 के लिए फॉर्मूला होगा y1 माइनस 2 अपॉन में 2। y1 हमारे पास कितना आया है, 4 आया है, 4 माइनस 2 अपॉन में 2, यानी कि 2 अपॉन में 2, और 2 अपॉन 2 हमारे पास क्या आ जाता है, 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है ये जो वीडियो है, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।